नमस्कार, मैं धन्य कुमार जिनपाल बिराजदार आप सभी को हार्दिक अभिवादन करता हूँ। भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित लॉकडाउन कहानी संग्रह मैंने कोरोना योद्धाओं के नाम स्वच्छता कर्मचारी, डॉक्टर, पुलिस कर्मचारियों को समर्पित किया है और सौभाग्य है ये कहानी संग्रह पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। आओ हम इस कहानी संग्रह के संदर्भ में चर्चा करते हैं। सौभाग्य की बात है कि मथुरा की एक संस्था द्वारा इस कहानी संग्रह को डॉक्टर वृंदावन दास पंड्या पुरस्कार भी घोषित हो चुका है। अधिक समय न लेते हुए मैं इस कहानी संग्रह की पहली कहानी लॉकडाउन पर चर्चा करना चाहता हूँ। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लागू किया गया। जनता द्वारा जनता के हित के लिए किया गया कर्फ्यू माने कि जनता कर्फ्यू था। उसके तुरंत बाद 21 दिनों के लिए भारत सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा की। लॉकडाउन की घोषणा करने के बाद तुरंत मजदूरों के सामने प्रश्न खड़े हो गया कि रोजी रोटी कैसी चलेगी। सिर्फ मजदूरों की बात नहीं थी। मुंबई जैसे महानगरों में गांव कस्बे से आए हुए कई इंजीनियर, कई नागरिक, इन सभी के सामने प्रश्न थे कि रोटी की समस्या हल कैसे होगी। अतः लॉकडाउन घोषित करने के बाद लोगों में चर्चा चली, अब क्या करना जी, गांव में से रह को कामा करते तो कितना अच्छा होता। तुम्हें कितनी बार बोलिया वहाँ से रह को काम करेंगे, मेरी बातें कहाँ मानते। तो ये जो भाषा है ये बोली भाषा है। अनपढ़ गंवार लोगों की भाषा हो या दक्षिणी भाषा हो, इस भाषा में मजदूर चर्चा करते हैं। अब कोई चारा ही नहीं है, इसलिए 4-8 दिन चलते हुए गांव पहुंचना ही उचित रहेगा, ये सोचते हुए मजदूर लोग अपने अपने गांव की ओर लौटते हैं। उनमें सिर्फ मजदूर ही नहीं थे, कोई इंजीनियर पास व्यक्ति था, कोई बूट पॉलिश करने वाला, कोई प्लम्बिंग काम करने वाला, होटल में काम करने वाला, कोई शोरूम में काम करने वाला। तो ये अलग अलग लोग जो काम से निष्कासित करने के बाद अपने अपने गांव की ओर लौटते हैं, उनकी त्रासदी का चित्रण है। इस कहानी में जो नायक है वो मजदूरी करता है, उसकी पत्नी जगदेवी और इकलौता बेटा मुन्ना सभी चलते हुए अपने गांव की ओर लौट रहे हैं। और जगदेवी मजदूर की पत्नी है, उसे भी काम से निकाल दिया गया। पता नहीं ये कितने घरों में काम करती है, कहीं किसी कोरोना मरीज के संपर्क में आई हो तो मुश्किल ही है, ये सोचते हुए मजदूर की पत्नी जगदेवी को काम से निष्कासित किया जाता है। यहाँ तक कि उसे जो मोबाइल दिया गया था वह भी मोबाइल वापस लिया जाता है। तब कोई चारा ही नहीं, ये सोचते हुए मजदूर अपनी पत्नी जगदेवी और अपने बच्चे मुन्ने को साथ लेकर गांव की ओर लौटता है। उन्हें ऐसा लग रहा था कि मानो ये मुंबई महानगर हम ही चला रहे हैं, हम न होते तो मुंबई महानगर कैसे चलता। प्लम्बर, फिटर, टर्नर, राज काम करने वाला, बूट पॉलिश करने वाला, ठेले पर सब्जी बेचने वाला, अरे सब गांव कस्बे से ही तो हैं। ऐसे कई प्रश्न उनके सामने थे। सभी अपने अपने घर की ओर लौट रहे हैं। तो वहाँ पर मुंबई की अवस्था कैसी है, चित्रण स्वयं मजदूर वहाँ पर बताना चाहता है। जब मजदूरों को काम से निकाल दिया गया तो वह अपने ठेकेदार से पूछता है कि मालिक, आपने काम से निकाला तो पैसे कहाँ से आएंगे, क्या करें। बुधवार के दिन काम से निकाला गया, बुधवार को ही पगार मिलता था,
पर बुधवार से लॉकडाउन घोषित करने के कारण कुछ कर नहीं पाते हैं। घर में 2-3 दिनों के लिए राशन था, उतना खा लिया और गांव की ओर लौटे। एक और मजदूरों की यह अवस्था है, तो दूसरी ओर ठेकेदारों की अवस्था कैसी है, उसका भी चित्रण लॉकडाउन कहानी में किया है। मुकेश नामक एक ठेकेदार जो काम कुछ नहीं करता है, परंतु मजदूर को पक्का याद है कि काजू बादाम के साथ साथ स्नो पाउडर आदि भी घर में लाकर स्टॉक रख दिया गया था। मुकेश काम कुछ भी नहीं करता है, कंस्ट्रक्शन से काम कॉन्ट्रैक्ट लेता है और मजदूरों से काम करवा लेता है। मजदूरों को रोजाना 500 रुपये देता है, उधर मालिक से स्क्वायर फीट के हिसाब से पैसे वसूल करता है। ये कहाँ का न्याय है? ऐसा प्रश्न मजदूरों के सामने है। तो मजदूर जो मुंबई महानगर में आया था, उसने एक स्वप्न देखा था कि पढ़ लिख कर उसके बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उसका जीवन धन्य हो जाएगा। परंतु मजदूरों के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? उसकी इच्छा थी, उसका ही वाक्य में अगर उसके शब्दों में कहूँ तो मैं भी चाह रहा था कि मुंबई में ही क्यों ना हो, मुन्ने को पढ़ाऊँ और एक दिन वह हमारा इंजीनियर बन जाए और मैं तथा जगदेवी उसके हाथ में काम करें। पर क्या है, मजदूर कोई रास्ते से जा रहे थे तो कोई सड़क से जा रहे थे, परंतु ट्रेन बंद होने के कारण मजदूर रेल की पटरी से होते हुए अपने गांव की ओर चलता है। उसके साथ में बहुत सारे लोग थे। तब मजदूर के मन में प्रश्न उठता है, विदेश में बसे भारतीय नागरिकों को सम्मान के साथ हवाई जहाज से भारत ले आ रहे थे। वे तो भारत में पढ़ लिख कर पैसे कमाने के लिए, अमीर बनने के लिए परदेश गए थे, और हम तो पापी पेट भरने के लिए गांव से शहर में आए थे, वह भी 400-500 किलोमीटर दूर। अब राष्ट्रभक्ति हमारी कि उनकी, जो भारत सरकार से योगदान पाती है? उच्च समाज, युवक युवती भारत सरकार से सुविधा लेकर युवा पीढ़ी विदेशों में चली जाती है। अब राष्ट्रभक्ति हमारी कि उनकी, जो भारत सरकार के पैसे से साक्षर हो गए थे और मातृ ऋण पितृ ऋण चुकाने के बदले धन कमाने के लिए अमेरिका, इंग्लैंड, अरब प्रदेशों के साथ इटली आदि देशों में गए। हवाई अड्डे पर उतरते ही उनकी जांच, देखभाल, भोजन आदि की व्यवस्था, और इधर हम 500 किलोमीटर अपने खर्चे से भी जाना चाहते हैं तो अनुमति नहीं मिलती है। हे भगवान, कहाँ का न्याय है? ऐसा प्रश्न उन मजदूरों के मन में आता है। कोई दूध के टैंकर में बैठे हुए जा रहे थे, उन्हें पकड़ लिया गया और चिकित्सा शिविर में, कोरोना शिविर में भर्ती कर दिया गया। हाँ, देखा जाए तत्कालीन समय की यदि हम बात करेंगे, डॉक्टरों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, और तभी जो है मजदूर को अपने मित्र की याद आती है जिसका नाम है रामू। यहाँ दिन में एक बार नहाने के लिए साबुन भी मिलना मुश्किल है, परंतु घंटा गाड़ी, कचरा गाड़ी पर बार बार जो है विज्ञापन सुनने में आया करते थे कि 2 गज की दूरी रखना और बार बार साबुन से हाथ धोना, सैनिटाइज़र का उपयोग करना, मास्क पहनना। तब मजदूर के मन में विचारा जाता है, यहाँ दिन में एक बार भी नहाने के लिए साबुन मिलना मुश्किल है, तो 2-3 बार बार साबुन से हाथ कौन धोता है? उसे रामू की याद आती है जो मजदूरी करते करते लू लगने से चल बसा था। बड़ा अच्छा था। गांव से मुंबई आया था, पहले 2-3 वर्ष अकेला ही था, बीवी बच्चे गांव में थे। बच्चे बड़े बनते ही यानी 15-16 साल के सबको मुंबई ले आया। गांव में थोड़ी ज़मीन थी, मुंबई में सभी मजदूरी करते, औरतें भी ईंटें उठाने लगती, बच्चे भी पहले मजदूरी करते थे, बाद में सेंटरिंग का काम करते रहे। साल में 7-8 महीने मुंबई में रहता,
और 3-4 महीने गांव में खेती करता। सब ठीक ठाक चल रहा था। और पार साल यानी कि पिछले साल मई महीने में कड़ी धूप में काम करते करते लू लगी थी और बच्चों को संभालने का वचन लेते हुए पत्नी की ओर देखते देखते उस रामू ने दम तोड़ दिया था। अच्छा हुआ था कि बेचारे की पत्नी सभी बच्चों को लेकर गांव चली गई। रामू की आज इसलिए याद आती है कि रामू आज होता तो रामू भी मजबूरन चलते हुए गांव चला जाता और उनके बच्चे महानगर में रह के संकट में पड़ जाने की संभावना थी। इसलिए कहा गया अच्छा हुआ कि रामू की पत्नी बच्चों को लेकर गांव में रहती है जहां कोरोना मरीजों की संख्या कम है। खैर, जो मजदूर अपने गांव की ओर लौट रहे हैं उनके पास है क्या आखिर? क्या है साथ में? सिर पर बोरे में बिस्तर, छोटे डिब्बे और अचार से भरी डिबिया तथा पोटली में 8-10 बासी रोटियां और 3 वर्ष का प्यारा मुन्ना, बस इसके सिवा और कुछ नहीं। प्यारा मुन्ना कहते ही मजदूर को याद आता है कि मुन्ना कहाँ, मुन्ना कहाँ। फिर वो अतीत में चला जाता है। जैसे वे गांव की ओर लौट रहे थे तो लौटते समय हो यूँ गया था कि पुलिस द्वारा घोषणा की गई थी कि कोई पटरी के मार्ग से अपने गांव की ओर न जाए, परंतु कई लोगों ने पुलिस पर पथराव किया और पुलिस ने भी जवाब में पथराव किया। कई लोग घायल हो गए और कई लोग स्वयं जाकर जो है पुलिस की शरण में चले गए और ऐसे सारे मजदूरों को, चलते गांव जाने वाले लोगों को पकड़ लिया गया और उन्हें चिकित्सा शिविर में भर्ती कर दिया गया। तो जैसे कि पिछले साल का क्षण हमें याद आता है, अतीत में हम देखते हैं कि लोग शाकाहार मांसाहार की चर्चा कर रहे थे। यहाँ मजदूर के मन में भी विचार आ जाता है कि मांसाहार करने से, अभक्ष्य भक्षण से कोरोना विषाणु बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर एक पात्र के मुख से कहा गया है, बकरी पाती खाता है ताकि काढ़ी खाल, जे जन बकरी खाता है तिनको कौन हवाल। इस प्रकार शाकाहार मांसाहार की चर्चा भी इस कहानी में होती है। और आखिर कोरोना तो कोरोना है, परंतु हम मानव हैं, हमें मानव धर्म निभाना है, राष्ट्र धर्म निभाना है। कोरोना कोई धर्म, जाति, भाषा या उच्च नीच नहीं जानता। उसे इतना ही मालूम है कि जो उसे मिलता है वह उसे ले जाता है सदा के लिए। इस प्रकार जो है वहाँ पर कोरोना की भयावह परिस्थिति बनी हुई थी। मृतकों की लाशें वहाँ पर जो है पड़ी हुई नजर आ रही थी, प्लास्टिक में लपेटे हुए। वहाँ कोरोना से मृत लाशें परिवारजनों को देने के बदले सरकार द्वारा जलाई जाती हुई नजर आ रहे थे। अचानक उसमें ये भी बात सामने आती है कि कहीं अचानक महंगाई बढ़ गई। लॉकडाउन घोषित करने से किसानों के यहाँ आई फसल कोई खरीद नहीं पाए, परंतु जिन्होंने किसानों के यहाँ से फसल खरीदी वे महंगे दाम में, दुगने दाम में सब्जी बेच रहे थे। इसका भी चित्रण उसमें नजर आता है। इतना ही नहीं, मानवता का गला घोंटने वालों के बनाम अपनी जान की परवाह न करते हुए पुलिस प्रशासन, डॉक्टरों, नर्सों, सफाई कर्मचारी, आशा दीदी, घंटा गाड़ी, सब्जी बेचने वालों तथा सेवाभावी संस्था के प्रतिनिधियों के साथ साथ ग्राहक के रूप में काला बाजारी करने वालों की धरपकड़ करने वाले अधिकारी को वहाँ पर दिखाया गया है। दिन काटे कट नहीं रहे थे और ऐसी अवस्था में जिस मजदूर और उसकी पत्नी और बच्चों को एक साथ वैन में भर्ती कर दिया गया, वैन में बिठाकर वापस मुंबई ले जाते हैं, वहाँ
महिला विभाग में जगदेवी को भर्ती कर दिया जाता है, जिसके साथ छोटा सा बालक मुन्ना रहता है। लगभग 14 दिनों के बाद वहाँ पर मजदूर कोरोना मुक्त हो जाता है और वहाँ एक त्रासदी नज़र आती है। कहानी का अंत त्रासदी से होता है। एक नर्स एक मुन्ने को अपने साथ ले आती है और पूछ रही है कि ये बेटा किसका है। तब जो है मजदूर देखता है, मुन्ना, ओ मेरे मुन्ना, इस प्रकार वो चिल्लाता है। मुन्ना नर्स की उंगली पकड़कर उस मजदूर की ओर हंसते हुए आ रहा था। तब नर्स कहती है, अब यह निगेटिव पाया है, कोई रिस्क नहीं, ही इज़ ओके। उसके चेहरे पर विशेष मास्क था। तब मजदूर ने पूछा कि इसकी माँ कहाँ है। तब उत्तर के रूप में नर्स इतना ही कहती है, अभी लॉकडाउन है, कुछ पता नहीं है। कई दिनों के बाद वो मजदूर सिर्फ अपने मुन्ने को अपने साथ में लेकर गांव की ओर चलता है। बहुत कुछ खोकर उसकी ज़िंदगी में लिखा हुआ था, बस सिर्फ लॉकडाउन, लॉकडाउन, लॉकडाउन। तो इस प्रकार इस कहानी में लॉकडाउन के कारण सामान्य मजदूरों की जो भयावह परिस्थिति बनी हुई थी, उनका चित्रण इस कहानी में किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।